हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस विद एस के सर के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज अपन सॉल्यूशन का एक नया टॉपिक लेके आए हैं, असामान्य आणविक द्रव्यमान, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। देखो, अपन पिछली क्लासों में अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ रहे थे, अणुसंख्यक गुणधर्म। और अणुसंख्यक गुणधर्म से अपन लोगों ने क्या किसकी गणना की थी? विलेय के अणुभार की गणना की थी ना। अणुसंख्यक गुणधर्म से अपन ने क्या किसकी गणना की थी? विलेय के अणुभार की। और विलेय के अणुभार की गणना अणुसंख्यक गुणधर्म से तभी सही प्राप्त हो सकती है, उसके लिए दो कंडीशन है कि अणुसंख्यक गुणधर्म से विलेय के अणुभार की जो अपन गणना कर रहे थे वो गणना तभी सही प्राप्त होगी। उसको सही प्राप्त होने के लिए दो कंडीशन को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। देखना कौन सी दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन तो ये होती है कि जो विलयन है वो हमेशा कैसा होना चाहिए? तनु होना चाहिए। विलयन कैसा होना चाहिए? तनु होना चाहिए। तनु का मतलब डाइल्यूट। साथ में वो विलयन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि विलयन तनु होना चाहिए या डाइल्यूट होना चाहिए, और विलयन है वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। दूसरी कंडीशन देखो कि विलयन में जो विलेय घुला हुआ है उस विलेय का ना तो आयनन हो, ना तो क्या होना चाहिए? आयनन होना चाहिए, और ना ही उसका क्या होना चाहिए? संगुणन। ना ही उसका संगुणन होना चाहिए। तो इसका मतलब कि अणुसंख्यक गुणधर्म से अपन जो विलेय के अणुभार की जो गणना करते हैं वो तभी सही प्राप्त होती है जब विलयन कैसा हो? तनु हो या डाइल्यूट हो, और वो विलयन हमेशा राउल्ट्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि विलयन में जो विलेय घुला हुआ है उस विलेय का विलयन में ना तो आयनन होना चाहिए और ना ही संगुणन होना चाहिए। मतलब जैसा विलेय उसके अंदर मिला हुआ है वैसा का वैसा ही रहना चाहिए, तभी विलेय का जो अणुभार है वो सही प्राप्त होगा। ठीक है। लेकिन अब आगे अपन ये देखते हैं कि अगर मान लो सॉल्यूशन के अंदर जो विलेय या सोल्यूट घुला हुआ है वो सोल्यूट का अगर आयनन हो जाए या उसका संगुणन हो जाए, मतलब या तो वो एसोसिएट हो जाए या फिर वो कैसा हो जाए? डिसोसिएट हो जाए, तो उसके अणुभार के ऊपर, विलेय के अणुभार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा अपने वो देखेंगे। ठीक है। देखो, ये दो कंडीशन जरूर ध्यान में रखना कि अणुसंख्यक गुणधर्म से विलेय के अणुभार की गणना है वो तभी सही प्राप्त हो सकती है जब विलयन कैसा हो? डाइल्यूट हो, और वो विलयन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। और उसके अलावा दूसरी कंडीशन क्या होती है कि विलयन के अंदर जो सोल्यूट या विलेय जो उपस्थित है उसका ना तो आयनन हो और ना ही क्या हो? संगुणन हो। देखो, यदि विलेय का विलयन के अंदर, यदि विलेय का विलयन में आयनन या संगुणन हो रहा हो, क्या हो रहा हो? आयनन या संगुणन हो रहा हो, तो क्या होगा कि विलयन के अंदर विलेय का जैसे ही आयनन या संगुणन होगा तो विलयन में विलेय के कणों की संख्या, किसकी? विलेय के कणों की संख्या या विलेय के मोल की संख्या परिवर्तित होगी क्या? अगर उस विलेय का विलयन के अंदर आयनन हो रहा है तो उसमें विलेय के कणों की संख्या बढ़ जाएगी, और अगर उसका संगुणन हो रहा है मतलब 2-3 विलेय के अणु आपस में जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब उसके विलयन के अंदर विलेय के कणों की संख्या कम हो जाएगी। तो विलयन में विलेय के कणों की संख्या क्या हो जाएगी? परिवर्तित हो जाएगी। कणों की संख्या परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है। अब देखो, कणों की संख्या या मोल की संख्या परिवर्तित होने से क्या होगा? स्टार्टिंग में मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था कि जो अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं विलयन के वो मोल की संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं क्या, या समानुपाती होते हैं क्या? होते हैं ना। अरे अपन ने पढ़ा था ना फर्स्ट क्लास में कि किसी भी विलयन के जो अणुसंख्यक गुणधर्म हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म वो समानुपाती होते हैं नंबर ऑफ मोल्स, और व्युत्क्रमानुपाती क्या होते हैं? अणुभार। ये पढ़ा था ना अपन ने।
स्टार्टिंग क्लास में पढ़ा था ना अपने कि अणुसंख्यक गुणधर्म है वो नंबर ऑफ मोल्स के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और उसके मोलिकुलर वेट के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब यहाँ अगर कणों की संख्या परिवर्तित हो रही है तो उस विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म परिवर्तित होंगे क्या, होंगे ना। अणुसंख्यक गुणधर्म तो परिवर्तित होंगे ही, क्योंकि कणों की संख्या या नंबर ऑफ मोल्स के अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो विलयन में विलय के कणों की संख्या परिवर्तित होने से अणुसंख्यक गुणधर्म परिवर्तित होते हैं। क्या होंगे, अणुसंख्यक गुणधर्म परिवर्तित होंगे। और अगर अणुसंख्यक गुणधर्म परिवर्तित हो रहे हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म परिवर्तित हो रहे हैं, तो अपन ने ये भी पढ़ा था कि अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं वो विलय के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। पढ़ा था ना, अणुसंख्यक गुणधर्म समानुपाती नंबर ऑफ मोल्स व्युत्क्रमानुपाती अणुभार या मोलिकुलर वेट, ये पढ़ा था अपन ने। तो अगर अणुसंख्यक गुणधर्म परिवर्तित हो रहे हैं तो इसका मतलब उसका अणुभार भी परिवर्तित होगा क्या, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो विलय का जो अणुभार है वो वास्तविक अणुभार से अलग प्राप्त होगा, अणुभार से अलग प्राप्त होगा। तो मतलब उसका अणुभार भी परिवर्तित हो गया क्या, और जो वो अलग अणुभार जो वास्तविक से अलग जो अणुभार प्राप्त हुआ उसी अणुभार को अपन क्या बोलते हैं, असामान्य आणविक द्रव्यमान। दोबारा देख लो एक बार कि यदि अपन कोई भी विलय है उसका विलयन के अंदर अगर आयनन या संगुणन हो रहा है, मतलब डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा है, तो उस विलयन में विलय के कणों की संख्या परिवर्तित हो जाएगी। अगर आयनन हो रहा है तो कणों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, और अगर संगुणन हो रहा है तो कणों की संख्या में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और अगर आयनों के कणों की संख्या अगर परिवर्तित हो रही है तो उस विलयन के क्या होंगे, अणुसंख्यक गुणधर्म क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। और अणुसंख्यक गुणधर्म अगर परिवर्तित हो रहे हैं तो अपने को पता है कि अणुसंख्यक गुणधर्म है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं मोलिकुलर वेट से। तो इसका मतलब कि उस विलय का जो अणुभार प्राप्त होना चाहिए था उससे अलग अणुभार अपने को प्राप्त होगा, और जो अलग अणुभार प्राप्त हो रहा है उसी को अपन क्या बोलते हैं, असामान्य आणविक द्रव्यमान या अबनॉर्मल मोलिकुलर वेट। समझ में आ गया होगा सबको। एक एग्जांपल देखो, एग्जाम्पल देखो कि 1 मोल NaCl और 1 मोल अपने लिया CaCl2 और 1 मोल अपने लिया K4FeCN6। अगर इन तीनों का अपन जल के अंदर क्या कराएं, डिसोसिएशन या आयनन करवाएं। अगर किसी भी विलय जल के अंदर जैसे ही अपन 1 मोल NaCl या 1 मोल CaCl2 या 1 मोल K4FeCN6 को अगर अपन जल के अंदर घोलेंगे तो जल के अंदर घोलेंगे तो ये साल्ट है ना, तो क्या बनेगा, इनका आयनन होगा ना। तो अगर इनका 100% आयनन हो रहा है, कितना 100% अगर आयनन हो रहा है तो अपने पास NaCl से 1 मोल NaCl से 2 मोल NaCl प्राप्त होंगे क्या, 2 मोल NaCl प्राप्त होंगे ना। NaCl से 2 मोल प्राप्त होंगे। 2 मोल कैसे, एक तो Na प्लस हो जाएगा और एक Cl माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार CaCl2 से 3 मोल प्राप्त होंगे क्या, एक तो Ca+2 हो जाएगा और 2 क्या हो जाएंगे, Cla माइनस। और इसी प्रकार K4FeCN6 से 5 मोल प्राप्त होंगे क्या, क्योंकि ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, उपसह संयोजक यौगिक। और उपसह संयोजक यौगिक में क्या होगा, ये एंटिटी अलग डिसोसिएट होगी और ये एंटिटी अलग डिसोसिएट होगी। तो क्या हो जाएगा, 4K+ और एक बन जाएगा अपने पास FeCN6 -4, 5 बन गए ना। तो 1 मोल NaCl और 1 मोल CaCl2 और 1 मोल K4FeCN6 को अगर अपन जल में घोलेंगे तो उनका आयनन होगा। और अगर अपन उस आयनन या उस डिसोसिएशन को अपन 100% माने तो अपने पास उस बने विलयन के अंदर 2 मोल तो NaCl के प्राप्त होंगे, 3 मोल CaCl2 के और 5 मोल किसके प्राप्त होंगे,
K4FeCna6K। और अपने को साफ पता है कि जो अणुसंख्यक गुणधर्म है, अणुसंख्यक गुणधर्म, और अणुसंख्यक गुणधर्म इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? अणुभार के। अणुभार की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, इसका मतलब NaCl का जो अणुभार है वो 1/2 प्राप्त होगा, ठीक है। और NaCl का कितना प्राप्त होगा? 1/2, क्यों? इसके 2 मोल है, और 3 मोल CaCl2 है ना, तो इसका कितना भाग प्राप्त होगा? 1/3 CaCl2। और K4FeCN6 का कितना प्राप्त होगा? 1/5 K4FeCN6 का मोलिकुलर वेट क्या होगा? प्राप्त होगा। जबकि जितना प्राप्त होना चाहिए उससे NaCl का 1/2 प्राप्त हो रहा है, CaCl2 का 1/3 प्राप्त हो रहा है, और K4FeCN6 का 1/5 से प्राप्त हो रहा है। तो जितना होना चाहिए उतना प्राप्त नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा ना। इसीलिए अपने इस जो अब जो ये जो आणविक द्रव्यमान अपने को, या जो मोलिकुलर वेट या अणुभार जो अपने को प्राप्त हो रहा है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? असामान्य आणविक द्रव्यमान। समझ में आ गई होगी बात यहां तक? आगे देखो, ये तो आयनन का हो गया ना एग्जाम्पल। ऐसे ही अगर अपन सहगुणन का एग्जाम्पल देखें, किसका? एसोसिएशन या सहगुणन का अगर अपन एग्जाम्पल देखें, तो अपने को पता है कि एक तो जैसे मैं बात करूं फॉर्मिक अम्ल की, फॉर्मिक अम्ल या एसिटिक अम्ल, ये क्या है? विलय है ना। अगर इन फॉर्मिक अम्ल या एसिटिक अम्ल को बेंजीन विलायक के अंदर अगर इनको घोला जाए या सोल्यूबल किया जाए, तो इनका क्या होगा? सहगुणन होगा। क्या होगा? सहगुणन होगा। कैसे होगा देखना, क्योंकि एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला अपने को सबको पता है, CH3COOH होता है क्या। जैसे ही अपने इस एसिटिक अम्ल को बेंजीन के अंदर डालेंगे, तो देखो एसिटिक अम्ल के 2 अणुओं के बीच, कितने अणुओं के बीच? 2 अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। कौन सी बॉन्डिंग हो जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। कैसे होती है देखना, CH3COH डबल बॉन्ड O, ठीक है। ऐसे ही दूसरा अणु होगा, इधर C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, इधर CH3 और इधर CO और H हो गया ना। तो अब ये देखो, ये जो हाइड्रोजन है वो 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में आ रहा है ना। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब बनती है? यदि कोई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या हाइड्रोजन एटम अगर किन्हीं 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में अगर आ जाए, तो वो हाइड्रोजन 1 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और दूसरे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ क्या बनाता है? एक अट्रैक्शनल फोर्स के द्वारा जुड़ जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ देखो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है ना, कि हाइड्रोजन एटम है वो 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में आ रहा है, जिसमें हाइड्रोजन है वो एक एटम के साथ तो क्या बना रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध बना रहा है ना। और दूसरे ऑक्सीजन या दूसरे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ एक अट्रैक्शनल फोर्स के द्वारा जुड़ेगा, और अट्रैक्शनल फोर्स के द्वारा जो जुड़ेगा उसी को अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस अट्रैक्शनल फोर्स को अपन डॉट 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 से दर्शा सकते हैं ना, ये लो। और इसको अपन क्या बोलते हैं? H बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसकी वजह से इसका एक द्विलक बन गया क्या? अरे 2 अणु आपस में जुड़ गए ना। तो अब इस एक एसिटिक अम्ल का एक CH3COOH का जो अणुभार होता है वो कितना होता है? 60 होता है। कितना? 60। जैसे ही इस एसिटिक अम्ल को अपने बेंजीन के अंदर, इस एसिटिक अम्ल को अपन बेंजीन के अंदर इसको अगर घोलेंगे, तो बेंजीन में घोलते ही क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इसका सहगुणन हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। सहगुणन हो जाएगा तो अब इसका मोलिकुलर वेट कितना प्राप्त होगा? 2 अणु जुड़ गए ना एसिटिक अम्ल की, तो कितना प्राप्त होगा? 120। डबल प्राप्त हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि एसिटिक अम्ल वो बेंजीन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा क्या बना लेता है? द्विलक बना लेता है। 120 प्राप्त हुआ ना, जबकि प्राप्त कितना होना चाहिए था? 60, और प्राप्त हुआ कितना? 120। किसकी वजह से? सहगुणन की वजह से, बेंजीन में सहगुणन की वजह से। तो एक अबनॉर्मल मोलिकुलर वेट प्राप्त हुआ ना, इसी को अपन बोलते हैं असामान्य आणविक द्रव्यमान।
शायद समझ में आ गई होगी बात। तो इसका मतलब असामान्य आणविक द्रव्यमान एबनॉर्मल या फिर एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट है, वो किसकी वजह से हुआ कि सोल्यूट का सॉल्यूशन के अंदर या तो आयोनाइजेशन या तो डिसोसिएशन हो या फिर क्या हो, एसोसिएशन। अगर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अगर सोल्यूट का हो रहा है किसमें, सॉल्यूशन के अंदर, तो इसका मतलब कि उस सॉल्यूशन के अंदर उस सोल्यूट का जो मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट अपन करेंगे वो हमेशा कैसा प्राप्त होगा, अबनॉर्मल प्राप्त होगा। जितना प्राप्त होना चाहिए उतना प्राप्त नहीं होगा। इसे अपन बोलते हैं असामान्य आणविक द्रव्यमान। आगे देखो, समझ में आ गया होगा असामान्य आणविक द्रव्यमान। अगर समझ में नहीं आया तो कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। आगे देखो, अपन चालू करते हैं वान हॉफ गुणांक। वान हॉफ गुणांक या हम बोल सकते हैं वान हॉफ फैक्टर। वान हॉफ गुणांक को हमेशा किससे डिनोट करेंगे, आई से, स्मॉल आई से। देखो वान हॉफ गुणांक क्या था कि जो अपने पास जो असामान्य आणविक द्रव्यमान आ रहा था, जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट आ रहा था, असामान्य आणविक जो द्रव्यमान आ रहा था उसको स्पष्ट करने के लिए, असामान्य आणविक द्रव्यमान को स्पष्ट करने के लिए वॉन हॉफ ने एक गुणांक दिया था। क्या दिया था, एक गुणांक दिया था जिसको अपन आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। उसको अपन बोलते हैं वॉन हॉफ फैक्टर। कि वॉन हॉफ नाम के वैज्ञानिक ने असामान्य आणविक द्रव्यमान को स्पष्ट करने के लिए या उसको समझाने के लिए एक गुणांक दिया था जिसको अपन आई से डिनोट करते हैं। उसे अपन क्या बोलते हैं, वॉन हॉफ फैक्टर या वॉन हॉफ गुणांक। इसकी परिभाषा देखो, या सीधा डायरेक्टली इसकी परिभाषा वो डायरेक्ट इसके किससे आ जाएगी, फॉर्मूले से आ जाएगी। तो देखो वॉन हॉफ गुणांक को अपन निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे कि आई बराबर प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म, अणुसंख्यक गुणधर्म बटा सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म, ये इसके जो फॉर्मूले हैं इनसे इसकी परिभाषा डिनोट हो जाती है कि आई बराबर क्या होता है, प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म अपॉन सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म। एक तो इस तरीके से अपन इसको निकाल सकते हैं। दूसरा अपने पास क्या रहता है कि आई बराबर आयनन या संगुणन के पश्चात, आयनन या संगुणन के पश्चात मतलब आयनन और संगुणन होने के बाद मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, ठीक है, बटा आयनन या संगुणन से पूर्व मोलों की संख्या। या इसको अपन ऐसे ही बोल सकते हैं कि आयनन या संगुणन के प्रेक्षित मोलों की संख्या या आयनन या संगुणन के सैद्धांतिक मोलों की संख्या। समझ में आई बात। ये इसके दो फॉर्मूले होते हैं। इन फॉर्मूलों के आधार पर अपन इनके जो अणुसंख्यक गुणधर्म है उन अणुसंख्यक गुणधर्म अपने चार पढ़े थे ना। पहला वाष्प दाब अवनमन पढ़ा था, दूसरा अपन ने क्या पढ़ा था, क्वथनांक में उन्नयन पढ़ा था, तीसरा अपन ने हिमांक में अवनमन पढ़ा था और चौथा क्या पढ़ा था अपन ने, परासरण दाब। उनके फॉर्मूले भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब एक तो अपने इसके अप्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म अपॉन सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म का क्या मतलब हुआ देखना। आई बराबर प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म मतलब जितने भी अणुसंख्यक गुणधर्म थे उनका प्रेक्षित मान लेना है ना। तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था,
हिमांक में अवनमन पढ़ा था ना, अरे नहीं क्या पढ़ा था वो, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन पढ़ा था ना। तो उसका देखें तो डेल्टा पी का प्रेक्षित मान बटा डेल्टा पी का सैद्धांतिक मान, ऐसे लिख सकते हैं ना कि अणुसंख्यक, देखो अणुसंख्यक गुणधर्म का प्रेक्षित मान बटा अणुसंख्यक गुणधर्म का सैद्धांतिक मान। तो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन एक अणुसंख्यक गुणधर्म था ना, तो डेल्टा पी प्रेक्षित बटा डेल्टा पी सैद्धांतिक। दूसरा क्या पढ़ा था अपन ने, क्वथनांक में उन्नयन या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो डेल्टा टीबी प्रेक्षित मतलब डेल्टा टीबी का प्रेक्षित मान बटा डेल्टा टीबी का सैद्धांतिक मान। तीसरा अपन ने क्या पढ़ा था, फ्रीजिंग पॉइंट वाला पढ़ा था ना, लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो डेल्टा टी एफ प्रेक्षित बटा डेल्टा टी एफ सैद्धांतिक, यही पढ़े थे ना। उसके बाद देखो चौथा क्या पढ़ा था, प्रासरण दाब पढ़ा था ना। प्रासरण दाब को किसे डिनोट करते थे, पाई से करते थे ना, तो पाई प्रेक्षित अपॉन पाई सैद्धांतिक। तो अपने पास 2 या 3 तरीके के फॉर्मूले आ गए ना। पहला क्या आया कि आई बराबर प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म बट्टा सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म, मतलब जितने भी अणुसंख्यक गुणधर्म थे उनका प्रेक्षित मान बट्टा उनका सैद्धांतिक मान, उससे अपन आई निकाल सकते हैं। तो अपने 4 गुणधर्म पढ़े थे ना अणुसंख्यक गुणधर्म। पहला क्या था, वाष्प दाब में अवनमन, इसका मतलब वाष्प दाब में अवनमन का प्रेक्षित मान बट्टा उसका सैद्धांतिक मान बराबर क्वथनांक में उन्नयन का प्रेक्षित मान बट्टा क्वथनांक में उन्नयन का सैद्धांतिक मान। और तीसरा क्या था कि हिमांक में अवनमन का प्रेक्षित मान बटा हिमांक में अवनमन का सैद्धांतिक मान। चौथा प्रासरण दाब का प्रेक्षित मान बटा प्रासरण दाब का सैद्धांतिक मान। और एक फॉर्मूला अपन ने क्या पढ़ा, आई बराबर क्या होगा कि आयनन या संगुणन के पश्चात मोलों की संख्या बटा आयनन या संगुणन के से पूर्व मोलों की संख्या, उससे भी अपनी इस वान टॉप फैक्टर या वान टॉप गुणांक आई का मान निकाल सकते हैं। अब देखो फॉर्मूले किस प्रकार परिवर्तित होंगे, जो अणुसंख्यक गुणधर्म के जो 4 अणुसंख्यक गुणधर्म अपन ने जो पढ़े थे, उन अणुसंख्यक गुणधर्म के फॉर्मूले किस प्रकार से परिवर्तित होंगे वो देखो। जैसे ही अपन वान टॉप फैक्टर इंक्लूड करते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म में, तो अणुसंख्यक गुणधर्म में इंक्लूड करने के पश्चात उनके जो अणुसंख्यक गुणधर्म थे उनके फॉर्मूले वो परिवर्तित हो जाएंगे। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, यही पढ़ा था ना, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, अपेक्षिक अवनमन, यही पढ़ा था ना। तो इसका फॉर्मूला किस प्रकार से परिवर्तित होगा, पी नोट ए माइनस पी अपॉन पी नोट ए बराबर अक्स बी, ये पढ़ते थे ना अपन पहले। तो इस अक्स बी के बस यहाँ क्या लगाना है, आई लगाना है। समझ में आई बात। दूसरा अपने पास क्या था, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, और क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला अपन क्या पढ़ते थे कि डेल्टा टीबी बराबर के बी डॉट एम, यही पढ़ते थे ना। तो के बी डॉट एम है ना, तो इससे पहले बस केवल वान टॉप फैक्टर को इंक्लूड कर दो। आगे इसको थोड़ा सा सोल्व और कर लेंगे कि आई के बी ऐसा का ऐसा, और एम क्या है यहाँ, मोलालिटी है ना, मोललता। तो मोललता को अपन किस फॉर्मूले से निकालते हैं, मतलब मोलालिटी का फॉर्मूला लिख दो यहाँ। तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी गुणा डब्ल्यू ए, और ऊपर क्या आ जाएगा उणा में 1000 या 1000। तो डेल्टा टी बी बराबर क्या हो जाएगा, आई के बी डॉट डब्ल्यू बी अपॉन एम बी गुणा डब्ल्यू ए, ऊपर क्या आ जाएगा 1000। थोड़ा सा और तीसरा देखो, हिमांक में अवनमन। तीसरा क्या था, हिमांक में अवनमन। अब देखो हिमांक में अवनमन, अगर हिमांक में अवनमन का अपने पास फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ डॉट एम था क्या, बस केवल यहाँ क्या लगाना है, आई और लगा देना। और आगे क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ बराबर आई के एफ डॉट, मोलालिटी का फॉर्मूला लिखना है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी गुणा डब्ल्यू ए ऊपर गुणा 1000।
तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, हिमांक में अवनमन का। चौथा क्या था अपने पास, प्रासरण दाब था क्या, प्रासरण दाब था ना। प्रासरण दाब में अपन किससे लिखते थे, पाई से लिखते थे ना, और पाई इक्वल टू क्या था, CRT। CRT का मतलब तुम लोगों के पास जब अपन प्रासरण दाब से विलेय का अणुभार की जो कैलकुलेशन हो, जो समीकरण आ रही थी, उसके बीच में तुम लोगों के पास ऐसा आया होगा, पाई इक्वल टू N/V/RT आया था ना। इस N/V को ही तो क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं ना, C सांद्रता। तो इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, पाई इक्वल टू CRT। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो गया, पाई इक्वल टू ICRT। ये अणुसंख्यक गुण द्रव्य में उनकी समीकरणें क्या हो जाएंगी, परिवर्तित हो जाएंगी। एक छोटी सी बात और देखो यहाँ कि अपन इनको काम में कहाँ लेंगे, बात तो ये है ना, काम में कहाँ लेंगे। तो कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं जिनमें साफ साफ लिखा हुआ होता है कि अपन जैसे उस न्यूमेरिकल्स को पूरा पढ़ते हैं तो उसमें अपने को पता चल जाता है कि इसमें विलेय का विलयन के अंदर या तो आयनन हो रहा है या क्या हो रहा है, सहगुणन हो रहा है, मतलब डिसोसिएशन हो रहा है, या फिर उसका क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। इसका मतलब अगर डिसोसिएशन और एसोसिएशन यदि न्यूमेरिकल पढ़ते वक्त अपने को साफ पता चल रहा है कि इसके अंदर डिसोसिएशन और एसोसिएशन या सहगुणन और आयनन को अगर उसके अंदर इंक्लूड कर रहा है वो, इसका मतलब वोंट ऑफ फैक्टर आई जरूर आएगा। तब इस अणुसंख्यक गुण द्रव्य के ये वाले फॉर्मूले अपने को क्या करने पड़ेंगे, अप्लाई करने पड़ेंगे। अपने एक लास्ट क्लास लगाएंगे न्यूमेरिकल्स की, उस न्यूमेरिकल में इस तरीके की मैं तुम लोगों को 1-2 न्यूमेरिकल करवा दूँ, ठीक है।